हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में दिल की असीम गहराइयों से स्वागत है आप सभी का। तो आइए दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूं कंटेंट का खजाना लेकर दोस्तों, और इतना कंटेंट आपको दे जाऊंगा कि आपका नोटबुक जो है ना दोस्तों वो हो जाएगा फुल और आपका दिल हो जाएगा दोस्तों कूल। बस आपको इंतजार करना है और पूरे इस सेशन को देखना है। हर एक प्रश्न दोस्तों आपको नई नई चीजों से रूबरू कराने वाला है। ये सिर्फ एक कंटेंट है दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य निर्माण के। जीरो लोड पर सुनिएगा, जीरो लोड पर संचालित होने से इनमें से किस मोटर की स्पीड मैक्सिमम हो जाती है? वो दोस्तों आपकी किसकी मानी जाती है? वो शंट जनरेटर की, सॉरी सीरीज की। किसकी दोस्तों? सीरीज की, है ना। ऑप्शन नंबर इसकी डी करेक्ट होगा कि नो लोड की स्थिति में सीरीज मशीन की बहुत अधिक स्पीड हो जाती है। और देखिएगा इसका जो स्पीड अधिक है ना, इसका दोस्तों इसलिए हम कहां पर काम में लेते हैं? लोकोमोटिव में। कहां पर दोस्तों? लोकोमोटिव में इसका हम काम में लेते हैं ट्रैक्शन कार्य के लिए, है ना। और जो आपका संचयी संयुक्त मशीन है, संचयी संयुक्त मशीन को हम कहां पर काम में लेते हैं? विभेदी संयुक्त मशीन को हम कहां पर काम में लेते हैं? और शंट मोटर को कहां पर काम में लेते हैं? देखिए, शंट मोटर एक ऐसा मोटर है जिसका दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन बिल्कुल बहुत ही कम होती है, और हम मानते हैं दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन कम होना ही होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन दोस्तों अगर कम रहेगा तो उस मोटर की क्या होगी? जो एफिशिएंसी है ना, उसकी दक्षता वो बहुत बेटर होगी, है ना, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन। हम भले ही यूपीपीसीएल का दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी एग्जाम में बैठने की तैयारी कर रहे हैं ना, हर एग्जाम के लिए दोस्तों काम आएगा। क्योंकि आप देखिए जितने भी सेक्टर पीएसयू एग्जाम है दोस्तों, उन सभी का जो सिलेबस है ना वो दोस्तों 90% मिलता जुलता है, बस डिफरेंस रहता है तो 10% ही अंतर आता है। बाकी इलेक्ट्रीशियन तो दोस्तों सब में पूछा जाएगा ना, चाहे यूपीपीसीएल का एग्जाम दीजिए या फिर एमपीपीसीएल का एग्जाम दीजिए, इसरो का दीजिए, डीआरडीओ का दीजिए, सभी में दोस्तों क्या होगा? सिलेबस तो सेम रहने वाला है, बस 10% दोस्तों फर्क रहता है। किसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में उपयोग की जाने वाली वर्धक क्या कर सकता है? दोस्तों वर्धक का मतलब क्या है? ब्रूस्टर से, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, इसका मतलब किससे होता है? ब्रूस्टर से इसका मतलब होता है। और यह काम क्या करता है कि वोल्टतापात की क्षतिपूर्ति करता है। सुनो दोस्तों, अगर जनरेटर के बारे में पूछे ना कि बूस्टर के रूप में कौन सा जनरेटर काम कर सकता है, तो तब आप लिखे दोस्तों ओवर कंपाउंड जनरेटर। कौन सा दोस्तों? ओवर कंपाउंड जनरेटर क्या करता है? ब्रूस्टर के रूप में काम करता है। अगर मोटर के बारे में अगर पूछ ले तब लिखना दोस्तों कि सिंक्रोनस मोटर। कौन सी दोस्तों? सिंक्रोनस मोटर। तो दोनों दोस्तों मैं आपको लिखा दे रहा हूं ताकि एग्जाम में दोस्तों अगर पूछ लेना तो आप इससे कभी पीछे ना हट पाए, है ना। मोटर वाली इंफॉर्मेशन भी आपके लिए है और ओवर है, और ओवर कंपाउंड जनरेटर वाली भी। निम्नलिखित में से किस जनरेटर में बहुत कम वोल्टेज रेगुलेशन होता है? वो दोस्तों बात घुमा फिरा के आ ही गया, ये शंट जनरेटर की बात कर रहा है। सुनना, जो शंट जनरेटर होता है दोस्तों, इसका जो फ्लक्स होता है ना, नियत होता है। क्या होता है? नियत इसका फ्लक्स होता है। इस फ्लक्स को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? और कभी ये पूछे तो लिखना दोस्तों शंट रेगुलेटर के माध्यम से। किसके माध्यम से? शंट रेगुलेटर के माध्यम से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम इसकी फ्लक्स को दोस्तों हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। और देखिए जो आपका संचयी संयुक्त जनरेटर है, ये कुल मिलाकर दोस्तों 3 प्रकार की होती है ना। एक होता है दोस्तों ओवर कंपाउंड जनरेटर, है ना, ओवर कंपाउंड जनरेटर। एक होता है लेवल कंपाउंड जनरेटर, है ना, और एक होता है दोस्तों अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो 3 प्रकार के जनरेटर हैं, और इनका जो यूज है ना वो भी दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। इसका किया जाता है दोस्तों रेलवे में। कहां पर? रेलवे में किया जाता है। रेलवे की किनारे किनारे, पटरियों के किनारे किनारे आपने देख रखा होगा कि लाइनें बिछी होती हैं जहां पे दोस्तों लैंप वगैरह जलते हैं, लैंप को सप्लाई देते हैं दोस्तों। हम ओवर कंपाउंड जनरेटर के द्वारा हम देते हैं। किसके लिए दोस्तों? ओवर कंपाउंड जनरेटर के द्वारा। और जो लेवल कंपाउंड जनरेटर है ना, इसका प्रयोग हम करते हैं दोस्तों कहां पर? लेथ मशीन में। कहां पर करते हैं हम? लेथ मशीन में दोस्तों हम इसका प्रयोग करते हैं। लेथ मशीन को हम सप्लाई किससे देते हैं? तो हम लेवल कंपाउंड जनरेटर से। अंडर कंपाउंड जनरेटर का दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हम इसको काम में लेते हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रो
प्लेटिंग के लिए हम काम में लेते हैं। तो देखिए अलग अलग एक्साइटेशन का अलग अलग प्रकार का जनरेटर है और अलग अलग रूप से इसका यूज कर रहे हैं, है ना। और इसका विभेदी कंपाउंड जनित्र का जो प्रयोग है ना, इसको दोस्तों हम आर्क वेल्डिंग में करते हैं। एक पॉइंट लिखेगा, आर्क वेल्डिंग। अगर आर्क वेल्डिंग को हमें सप्लाई देना है तो हम विभेदी संयुक्त जनित्र को काम में लेंगे। इसके अलावा लिखिएगा दोस्तों, जो आपका सीरीज जनित्र है ना, इसका प्रयोग दोस्तों हम कहां पर करते हैं? लोकोमोटिव में। कहां पर? लोकोमोटिव में हम इसको काम में लेते हैं। लोकोमोटिव में किस उद्देश्य से लिया जाता है? तो इसमें दोस्तों जो सीरीज प्रकार की मशीन लगी होती है ना, सीरीज मशीन, कौन सी सीरीज मशीन? डीसी सीरीज मशीन। इस डीसी सीरीज मशीन का प्रयोग हम कहां करते हैं? रेल के इंजन में करते हैं। तो इसको सप्लाई देने के लिए पावर चाहिए ना, डीसी सीरीज मशीन को सप्लाई देने के लिए। तो सप्लाई हम कहां से देते हैं दोस्तों? हम कहां से देते हैं? हम सीरीज जनरेटर से देते हैं। और सीरीज जनरेटर दोस्तों डीसी सीरीज मशीन के फील्ड को एक्साइट करता है और इंजन क्या हो जाती है? चलने लगती है ना। आपने दोस्तों जिस ट्रेन से सफर करते हैं, आपने चाहे दोस्तों इलेक्ट्रिक प्रकार का हो, चाहे वो दोस्तों इलेक्ट्रिक प्रकार का ना हो, है ना, चाहे कोयला वाली हो, डीजल इंजन हो, उसमें भी दोस्तों डीसी सीरीज मोटर ही लगा होता है, चाहे किसी भी प्रकार का आपका इंजन हो। ताप विद्युत प्लांटों में इलेक्ट्रिक पावर की जनरेशन के लिए प्रयुक्त प्रत्यावर्तित में नियोजित रोटर किस किस्म का होता है? ये होता है दोस्तों आपका बेलनाकार रोटर की बात कर रहा है। सुनिएगा दोस्तों, ऐसा कंटेंट आप तक पहुंचने वाला है ना, जो बिल्कुल दोस्तों आपके लिए ताजा ताजा कंटेंट है। बेलनाकार रोटर सुनना, जो बेलनाकार रोटर है दोस्तों, इसकी जो आरपीएम होती है वो कितना तक होता है? लगभग दोस्तों 3000 आरपीएम होती है। कितना? 3000 आरपीएम होती है। और टर्बो अल्टरनेटर में हम इसको लगाते हैं। किसमें? टर्बो अल्टरनेटर में हम क्या करते हैं? इसको दोस्तों फिट करते हैं। और इसका यूज कहां पर किया जाता है? एनटीपीसी में। कहां पर दोस्तों? एनटीपीसी में, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी में हम इस बेलनाकार रोटर वाले टर्बो अल्टरनेटर को हम काम में लेते हैं। और जो आपका समुन्नत पोल ध्रुव रोटर यानी कि सेलिएंट पोल रोटर है, इसका हम प्रयोग कहां पर करते हैं दोस्तों? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। लिखेगा, हाइड्रो पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? इसको प्रयोग में लेते हैं। इसका जो आरपीएम है दोस्तों बहुत कम होता है, 250 आरपीएम, क्योंकि इसकी मैक्सिमम दोस्तों, इसकी जो मैक्सिमम पोल होते हैं ना, वो होते हैं 24 पोल। तो देखिए 24 पोल में लगभग 250 आरपीएम आता है। और देखिए सीलिंग फैन में भी 250 से लेकर 500 आरपीएम के बीच सीलिंग फैन आपकी चलती है। यानी कि बहुत दोस्तों स्लो गति से इसको चलाया जाता है, क्योंकि इसका जो व्यास है ना बहुत अधिक होता है। दोस्तों जिस रूम में आप बैठ करके अभी क्लास देख रहे हैं ना, उस रूम से भी बड़ी दोस्तों ये सेलिएंट पोल प्रकार की रोटर होती है। और उसको हमेशा क्षैतिज में लगाते हैं। एक पॉइंट लिखिएगा कि इसको हमेशा दोस्तों क्षैतिज में क्या किया जाता है? फिट किया जाता है ना। और जी ऐसे देखिए इस प्रकार से फिट करते हैं और इसके ऊपर क्या लगा होता है? प्राइम मूवर, वो उसको घुमाता है। तो यही दोस्तों क्षैतिज में इसको लगाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों आपको ये पकड़ के रखना है ना कि एक ऐसा मशीन जो आपको आउटपुट में पावर दे, उसके रोटर में दोस्तों, उसमें जो रोटर लगा होता है वो या तो बेलनाकार या तो सेलिएंट पोल प्रकार का लगा होगा। लेकिन एक ऐसा मोटर जो आउटपुट में दोस्तों हमें पावर ना देकर के मैकेनिकल पावर देती है, उसमें दोस्तों या तो वाउंड रोटर या स्क्वायरल केज रोटर लगा होता है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि किस जनरेटर में और किस मोटर में किस प्रकार का रोटर को फिट करना है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर निम्न के कारण कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है दोस्तों? बड़ा चुंबकीय प्रवाह है ना, बड़ा चुंबकीय प्रवाह के दोस्तों, बड़ा चुंबकीय प्रवाह के कारण क्या हो जाता है? इसका जो पावर फैक्टर है वो दोस्तों बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आपको पता है ना कि चुंबकीय दोस्तों जो मैग्नेट है ना, वो क्या करता है? पावर फैक्टर को डाउन कर देता है। विद्युत का अत्यधिक उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रयुक्त पारेषण वोल्टता क्या होती है? मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि ये जो पैनल चल रही है आपकी ना, इसको हमें सप्लाई देना है। और हमारे पास क्या है कि ये एक लाइन आई हुई है और दोस्तों ये मान लीजिए कि 400 किलो वोल्ट यानी कि 4 लाख वोल्टेज की एक लाइन है। अब हमारे पैनल तक ये कैसे आएगी? मान लीजिए दोस्तों यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है जिसको हमने डीएस नाम दे दिया। तो यहीं से दोस्तों एक लाइन निकाल देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन को दे देते हैं और यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। ये क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, जो इसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम को हम सप्लाई दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों 132 किलोवोल्ट की कोई लाइन है, इसको सप्लाई देना है। यह एक सब स्टेशन है ना, एसएस है, इसको हमें सप्लाई देना है, तो यहीं से हम सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर कोई 66 किलोवोल्ट की ग्रिड स्टेशन है तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सप्लाई हम यहीं से दे सकते हैं। अब देखिएगा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई है ना दोस्तों, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हम दोस्तों निकालेंगे आउटपुट ना, वो सब दोस्तों आरसीसी के बने हुए पोल होंगे। किसके होंगे, आरसीसी के बने हुए पोल होंगे। देखिए अगर मैं कहूं दोस्तों आरसीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो नोट करिएगा, रेनफोर्स्ड, क्या होता है दोस्तों, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, है ना, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। ये आपको याद रखना है। तो जब भी दोस्तों 11 किलोवोल्ट तक के वोल्टेज को आपको ट्रांसफर करना है, तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आरसीसी पोल का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, है ना। फिर यहां पर एक क्या लगा देंगे हम, मान लीजिए हम यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर लगा देते हैं, है ना, स्टेप डाउन की। वो दोस्तों क्या करेगा, 11 किलोवोल्ट को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। और फिर 440 वोल्ट को दोस्तों फिर हमें इसमें देखिए 440 वोल्ट वाली लाइन पे 4 लाइन निकलेगी, है ना, एक आर फेस की, वाई फेस की, बी फेस की और एक न्यूट्रल की। और वही दोस्तों एक न्यूट्रल और एक फेस लाएंगे, इस पैनल को दे देंगे और पैनल हमारी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन में कितना वोल्टेज है दोस्तों, इसमें कितना है, 11 किलोवोल्ट, यानी कि 11,000 वोल्ट की ये लाइन होगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। और 11 किलोवोल्ट जो होता है ना प्यारे दोस्तों, 11 किलोवोल्ट के बाद की जो वोल्टता होती है, हम दोस्तों उसको हम क्या करते हैं कि गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि जीआई की बनी हुई पोल के माध्यम से उसको हम फिर वितरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर, है ना, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति को किसके द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों किसी भी 2 फेज की सप्लाई की, अगर 3 फेज की मोटर है RYB, तो किसी भी 2 फेज को आपस में क्या करना है, आपको इंटरचेंज करना है। तीनों को इंटरचेंज नहीं करना है। अगर तीनों को कर दिया ना आपने, तो बिल्कुल दोस्तों वो अपने गति में कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, आपको सिर्फ 2 को ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ताप विद्युत प्लांटों के लिए, हाँ ये तो कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है दोस्तों, ये भी कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन 38 है, किसी परिणामित पर खुला परिपथ परीक्षण का निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, हम कोर लॉस का निर्धारित करते हैं। किसको, हम कोर लॉस को। आपको पता है दोस्तों जो कोर लॉस होता है ना, जो पीएच होता है यही होता है कोर लॉस। और ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी के, किसके, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। देखिए जिस ट्रांसफॉर्मर पर हमें क्या करना है, मान लीजिए दोस्तों ये एक ट्रांसफॉर्मर है, आपको ऐसा मानना है कि ये क्या है, ये एक ट्रांसफॉर्मर है ना। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दोस्तों कोर लॉस पता करना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये नो लोड की कंडीशन पर होना चाहिए। किसकी कंडीशन पर, नो लोड की कंडीशन पर। और इसको हम कभी भी दोस्तों डायरेक्ट सप्लाई नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर बीच में एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगा देंगे। ये क्या है, मान लीजिए एक है दोस्तों ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर बीच में हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, कोर हानि ज्ञात कर रहे हैं। और कोर हानि जो होता है दोस्तों वो हिस्टैरिसीस हानि होती है उसमें, और एडी करंट हानि, और दोनों फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होते हैं। हम चाहते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मर में जो कोर लॉस ज्ञात किया जा रहा है और इसमें जो हम सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी एफ कैसा हो, एफ दोस्तों नियत हो, और इसके साथ में जो VS है यानी सप्लाई वोल्टेज ये भी कैसा हो, नियत हो। तो नियत वोल्टेज और नियत फ्रीक्वेंसी देना चाहते हैं, इसलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर के माध्यम से हम कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी देते हैं। और जो इसका रेटेड वोल्टेज है, नोट करिएगा दोस्तों, जो इसका रेटेड वोल्टेज है ना, वो रेटेड वोल्टेज मान लीजिए 440 वोल्टेज है, तो 440 वोल्ट का 125% दोस्तों हम वोल्टेज इसमें क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, है ना, 125% तक बढ़ाते हैं। और जितना वोल्टेज आएगा, मान लीजिए दोस्तों 500 600, है ना, लगभग जो भी वोल्टेज आएगा उतने वोल्ट पर हम क्या करते हैं, कोर लॉस को ज्ञात करते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बिल्कुल आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है, बहुत ही दोस्तों शानदार मटेरियल है।
बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से क्या परमाणु रिएक्टर का एक भाग नहीं है। मैं अब आपको फिर एक चित्र दिखाऊंगा और आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, क्या है ना, आप जब नोटबुक में नोट करेंगे तो भी दोस्तों आपकी जो खोपड़ी है ना उसमें ये सेट होता रहेगा, ये कॉन्सेप्ट सेट होता रहेगा, और जब आप चीजों को चित्र के साथ देखेंगे तो और सेट हो जाएगा, है ना। इसका जो आंसर है ना वो दोस्तों आप खुद देख करके मुझे बताइएगा। ये चित्र है, अब इस चित्र का मैं नामकरण करता हूं। ये क्या है? ये है दोस्तों इसका कंट्रोलिंग रॉड। क्या है ये? इसका यह है कंट्रोलिंग रॉड है ना। ये कंट्रोलिंग रॉड हो गया। और यह है दोस्तों शिल्डिंग, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है शिल्डिंग। और यह दोस्तों इंसुलेटर है ये, है ना। तीसरा पॉइंट जो बता रहा है ये किसको बता रही है? ये इंसुलेटर को। और देखिएगा ये है दोस्तों, ये है आपका मॉडरेटर, है ना। ये है आपका मॉडरेटर, जिसको आप मंदक के नाम से भी जानते हैं, लिखेगा मंदक। और ये पांचवा जो दर्शा रहा है ना, ये दोस्तों फ्यूल को दर्शा रहा है। किसको? फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल को दर्शा रहा है। और ये है दोस्तों, ये है आपका कूलेंट, है ना। ये क्या है? कूलेंट है। देखिएगा दोस्तों, जिस प्रकार से एनटीपीसी में बॉयलर होता है ना, उसी प्रकार से बिल्कुल दोस्तों जो आपका एनपीसीआईएल प्लांट होता है, कौन सा है? एनपीसीआईएल प्लांट होती है, उसमें दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। जिस प्रकार से एनटीपीसी में क्या होता है? बॉयलर होता है, उसी प्रकार से एनपीसीआईएल प्लांट में रिएक्टर होता है। रिएक्टर के सारे पार्ट आगे। अब आप बताइएगा कि इसमें जो ऑप्शन दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन देखिए ये दिया हुआ है कि रिएक्टर बैटरी, ये दिया गया है रिएक्टर बैटरी। क्या रिएक्टर बैटरी का कोई पार्ट आया था? नहीं आया ना। तो यही आपसे पूछा गया है, रिएक्टर का भाग क्या है? नहीं है, यही आपसे तो पूछा गया था। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपके हवाले करता हूं, इसका आपको क्या करना है? इसका दोस्तों पढ़िएगा और इसको आपको क्या करना है? इसका आंसर आपको खुद कमेंट करके बताना है ना। सॉरी, कोई डीसी शंट जनरेटर कैसा होता है? पैरेलल सीरीज एक्साइटेशन जनरेटर, या सेल्फ एक्साइटेशन, या सीरीज एक्साइटेशन, या सेपरेटली एक्साइटेशन जनरेटर होता है? किस प्रकार का जनरेटर है? ये आपके दोस्तों होमवर्क के लिए है, आपको खुद दोस्तों पढ़ना है और इसका कमेंट करके आंसर बताना है। तो अब बताइए दोस्तों, अब बताइएगा आप कैसा अनुभव कर पा रहे हैं, आप कैसा फीलिंग कर रहे हैं दोस्तों, है ना। दिल से दिल तक की जुड़ने वाली क्लास में आप कैसा अनुभव कर पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ना। क्या दोस्तों जो कंटेंट मैं आपके लिए तैयार करके लाया था वो बिल्कुल दोस्तों आपके नोटबुक तक पहुंच गया है, ऐसा मैं मान रहा हूं। अगर आप इस क्लास को पूरा देख रहे होंगे ना तो आपको दोस्तों यकीन है मुझे कि आप मेरे अगले क्लास का भी इंतजार करेंगे। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं और प्रश्नों में मिर्च मसाला लगा कर लाता हूं उसको मैं आप तक पहुंचा दूं, यही दोस्तों मेरा उद्देश्य रहता है और यही मेरा लक्ष्य रहता है। तो चलिए दोस्तों इंतजार करिएगा, अगले क्लास के लिए मैं जरूर आऊंगा और फिर से दोस्तों इसी प्रकार से धमाकेदार कंटेंट का खजाना खोलूंगा। फिर आएगा दोस्तों तैयारी करने में मजा। देखो यार, तैयारी करने में मजा तो तब आता है ना जब तैयारी करने का दोस्तों जो तैयारी करने का दोस्तों तरीका होता है ना वो सबसे बेस्ट हो, तभी जाके मजा आता है। और जो हमारा तरीका है ना दोस्तों वो बिल्कुल सबसे खतरनाक वाला तरीका है। तो चलिए दोस्तों अब YouTube पर दोस्तों एक ऐसा टेक्निकल क्लासेस चालू हो चुका है जो न्यू टेक्निकल क्लास लेकर आया है जो दोस्तों कंटेंट का किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं होने देगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो औरों से दोस्तों अपने आप को और बेहतर पाएंगे, तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना दोस्तों वो आसमान को छू रहा होगा। और दोस्तों जो आपकी दिल की धड़कन है ना वो बिल्कुल दोस्तों नॉर्मल रहेगा, 72 बार ही धड़कने वाला है। नहीं तो जब आपका तैयारी नहीं रहता है ना तो दिल की जो धड़कनें है ना दोस्तों वो 72 नहीं वो 172 बार धड़कने लगती हैं। और जब इतना हाई स्पीड से दिल धड़कने लगता है तो फिर दोस्तों जो कुछ भी आपको याद रहता है ना वो सब कुछ क्या हो जाता है, भूल जाता है। इसलिए दोस्तों तैयारी में दोस्तों आपको क्या करना है, तैयारी में बिल्कुल भी दोस्तों रत्ती भर कमी नहीं होने देना है ना। तो चलिए इसका अगला पार्ट लेकर मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूं, इंतजार करिएगा। आपके इंतजार को एतबार में बदलने के लिए मैं जरूर वापस आऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू।